एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 3 है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 2 साल पहले, यानी 2500 साल पहले, यानी यूं कहें कि 500 BC में, तो उस समय के साइंटिस्ट महर्षि कन्नाद हुए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर हम कोई भी पदार्थ लें, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोले तो मैटर। अगर हम मैटर लें या कोई भी पदार्थ है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी अवस्था है, ये अवस्था यानी स्टेज, ऐसी स्टेज आएगी कि वो मैटर डिवाइड यानी टूटना बंद हो जाएगा। यानी इतने छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे उस मैटर के, उस पदार्थ के, कि वो आगे विभाजन यानी वो आगे टूट नहीं सकते, यानी वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो उन्होंने उस पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु। परमाणु नाम दिया। हिंदी में लिखें तो परमाणु। तो उन्होंने नाम दिया परमाणु। उन्होंने डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ वी कीप डिवाइडिंग द पदार्थ, उन्होंने कहा, हम आज की भाषा में इसको मैटर कहते हैं, मैटर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करते जाएं तब एक अवस्था आएगी। अवस्था को हम कहेंगे स्टेज। ए स्टेज विल कम, ए स्टेज विल कम व्हेन वी गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिल जाएगा, यानी सबसे छोटा अणु हमें मिल जाएगा, जो कि विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जो आगे टूटेगा ही नहीं, डिवाइड फर्दर, आगे टूटेगा नहीं, जो आगे नहीं टूट सकता। तो उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया परमाणु। These particles are called परमाणु। परमाणु मतलब आज की भाषा में एटम। ओहो, यहाँ पार्टिकल लिखना रह गया। ओ ये मास्टर ने क्या कर दिया? पार्टिकल। ठीक है, तो उसके बाद आए भाई थोड़े ग्रीक फिलोसफर आए, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर साहब आए। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा, इस परमाणु को एटम का नाम दे दिया। उन्होंने भी यही कहा कि मैटर को तोड़ते जाएंगे, ऐसी अवस्था आएगी कि उसको अब आगे तोड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा परमाणु तो पहले कह दिया, हम अपना खुद का नाम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा इसको एटम। अब एटम ही क्यों नाम दिया? क्योंकि एटम का ग्रीक भाषा में मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब अभाज्य, आगे विभाजित नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो कहा किसने? कहा ये सब एटम का शब्द, यानी एटम वर्ड किसने दिया? डेमोक्रिटस साहब ने। और इनके साथ एक ही थे, ल्यूई कीपस साहब। एक डेमोक्रिटस, एक ल्यूई कीपस। इन्होंने कहा दिया भाई ये एटम है। तो तब से ही एटम शब्द फेमस हुआ, और एटम शब्द का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि जब साइंस डेवलप हो रही तो वो यूरोपियन साइड हो रही थी, क्योंकि हमारे देश में तो कब्जा हो रहा था। तो हम कैसे साइंस डेवलप कर सकते थे? तो यूरोपियन साइड अपना तरक्की कर रहे थे, और यहाँ हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। चलो छोड़ो इसको। तो तभी से एटम नाम प्रचलित हुआ, या यूं कहें कि फेमस हुआ। तो वहीं के साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट करते, तो हमने वो कहते हैं हमने एटम देख लिया, एटम देख लिया, तो वहीं से एटम शब्द फेमस होना शुरू हो गया।
तो ये सब तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली। अब हम प्रेजेंट डे यानी मॉडर्न डे में देखते हैं कि एटम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एटम। तो देख लेते हैं व्हाट इज एटम। तो मॉडर्न डे यानी प्रेजेंट डे के अनुसार यानी आजकल, अब हम एटम की डेफिनेशन क्या कहते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके थोड़ा बहुत नेचर पता चलने लग गया एटम का। तो उसके बेस पे हमने डेफिनेशन बना ली और उसके थोड़े बहुत करैक्टर्स डेवलप देख लिए भी क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हम वो जान लेते हैं क्या होता है। तो एटम को कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है। अरे भाई किसका है मैटर का? द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर कौन है? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब वो अकेला भी मिल सकता है और किसी के साथ भी मिल सकता है। जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, कंपाउंड और एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे या कुछ एटम्स होंगे वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल होंगे अपने नेचर में, तो वो इंडिपेंडेंट भी मिल सकते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस हो गए, और इंडिपेंडेंटली भी नहीं मिल सकते, मतलब वो किसी किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे या किसी किसी ना किसी मॉलिक्यूल फॉर्म में भी मिलेंगे, जैसे कि वाटर या कार्बन को बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, समझिए ना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात नजर आए कि एटम्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। एटम्स ऑलवेज टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम ही पार्ट लेते हैं। तो एटम ही मतलब दो रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट हो गए, तो एटम का ही आदान प्रदान होता है, तभी बहुत सारे केमिकल या यूं कहें कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एटम की मदद से ही। और हमने कुछ देखा कि एटम्स स्फेरिकल नेचर के होते हैं, शेप में होते हैं। एटम्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल तो समझते हो गए? नहीं समझते, चलो बता देते हैं। सर्कल देखा होगा, सर्कल। अरे बाबा ये सर्कल होगा। अगर इसके अंदर मास और वॉल्यूम होगा तो ये हो गया स्फीयर। ये स्फीयर होगा यानी स्फेरिकल इन शेप, यानी एटम की शेप स्फेरिकल होती है। एटम्स को हमने जाना कि आगे तोड़ भी नहीं सकते, यानी एन एटम्स कैन नॉट डिवाइड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल मेथड की मदद से तो हम एटम को तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन आजकल बहुत से मेथड आ गए हैं जिसकी मदद से एटम को तोड़ सकते हैं। कैसे पता चले कि एटम को तोड़ सकते हैं? उसके अंदर से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी हमें पता चल गया कि आजकल क्वार्क्स भी होते हैं, या गॉड पार्टिकल्स नाम भी सुने होंगे शायद आपने। आर वेरी स्मॉल, एटम्स आर सो स्मॉल that we cannot see them with that we cannot see them with हाई पावर माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस हाई पावर माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। ठीक है, समझ गए ना? चलो, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी बहुत ही हमें ये पता चल गई इस चैप्टर में। अब एटम्स का तो पता चल गया, लेकिन उसके इंटरेक्शन के बारे में, यानी एटम कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या एटम आपस में कैसे कंबाइन होता है, कैसे टूटता है, या उसकी के बारे में किसने पहले बताया? तो आए सामने हमारे एंटोनियो एंटोनी एल लेवोइसियर साहब आए भाई। उन्होंने बताया कि एटम का इंटरेक्शन कैसे होता है, मतलब एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जब वो कंबाइन करता है। तो उन्होंने दो लॉज दिए जिनको उन्होंने नाम दिया लॉज ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे केमिकल कंबाइन करता है एटम की मदद से। उन्होंने इसके बारे में दो लॉज दिए। उन दो लॉ का क्या क्या नाम था? सबसे पहले लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही बनेगा ना ही टूटेगा। और एक लॉ दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब इसका मतलब क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड ले लें, उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। पहले क्लास में, पहले चैप्टर में बात की थी हमने कि कहीं से भी कोई भी कंपाउंड ले लें, उसके एलिमेंट भी सेम होंगे और उनका प्रोपोर्शन भी सेम होगा। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्होंने ये सब मास मास को आधार बनाकर किया था। हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीनिंग देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास कंजर्व रहेगा। इन्होंने लोग क्या किसके लिए दिए थे? केमिकल रिएक्शन के लिए, यानी मास कंजर्व रहेगा केमिकल रिएक्शन में। तो सीधी सी बात है, इस लॉ की डेफिनेशन क्या होगी? मास कंजर्व का मतलब ना मास बनेगा ना टूटेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना बनेगा, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना वो टूटेगा इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह दिया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने ले लिया वाटर, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। इन्होंने मिलकर रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब हमें जैसे पता है, जितने मॉलिक्यूल यहाँ यूज होंगे वही इतने यहाँ यूज होंगे। ठीक है, यानी यहाँ दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के तो यहाँ भी दो होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चार तो यहाँ भी चार होंगे। इसी को बैलेंसिंग कहेंगे। ये हम क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट के अंदर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी हम देख लेते हैं। अभी आप समझो कि सिंपल एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 4 ग्राम। यानी यहाँ 4 हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ यूज होगी। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो रही है तो यहाँ 32 ग्राम। सिमिलरली यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। यानी इन दोनों टोटल कंपाउंड का मास कितना होगा? 36 ग्राम हो गया। यहाँ हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल है, इसका 4 ग्राम का मास, और यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम है, ये वाली मॉलिक्यूल है, इसका भी 4 ग्राम, यानी 36 ग्राम ये भी हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमने देखा कि जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास बना। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास कम होता ना ज़्यादा होता। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो भी फॉर्मेशन करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट हो गया। यानी हम यूँ कहें कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इसी इक्वेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। क्वेश्चंस में क्या होगा? रिएक्टेंट का मास दे देंगे, प्रोडक्ट का पूछ लेंगे, प्रोडक्ट का दे देंगे, रिएक्टेंट का पूछ लेंगे, एक रिएक्टेंट का दे देंगे, एक प्रोडक्ट का दे देंगे, दोनों का पूछ लेंगे। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाम से समझते हैं क्या होता है? कांस्टेंट मतलब सेम,
प्रोपोर्शन यानी रेशो, यानी सेम रेशो रहेगी किसकी, एटम्स की, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी एटम्स की रेशो हमेशा सेम रहेगी। मतलब ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम इन द सेम proportion by mass regardless of amount of compound and the source of compound। अरे भाई ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया, चलो अभी समझाते हैं। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, याद रखना केमिकल कंपाउंड हमेशा प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, एक दोबारा सुन लो, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड लें हम, वो हमेशा प्योर होना चाहिए, ऑलवेज प्योर। एंड अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब उनके मास का प्रोपोर्शन या यूं कहें कि रेशो हमेशा सेम रहेगा, रिगार्डलेस, चाहे वो कहीं से ले, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, चाहे कितना मर्जी अमाउंट ले ले, अमाउंट ऑफ कंपाउंड, या कहीं से ले लें सोर्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो या कोई भी अमाउंट हो, अगर वो केमिकल कंपाउंड प्योर है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो उनके एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं वाटर का, यहाँ H2O है वाटर, यहाँ मास लिख लेते हैं वाटर कितना है, मान लो हमने एक 36 ग्राम ले लिया, 36 ग्राम ले लिया, 18 ग्राम ले लिया, 9 ग्राम ले लिया, ठीक है, ये हमने वाटर ले लिया। यहाँ हमने हाइड्रोजन का मास ले लिखना है, यहाँ ऑक्सीजन का, और यहाँ उन दोनों का रेशो यानी प्रोपोर्शन लिखना है। अब हमने वाटर लिया, उसका मास वगैरह चेक किया लैब के अंदर, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। इन दोनों का रेशो निकाला, तो रेशो तो निकालना आता होगा, देख लेते हैं, चलो 4:32, 2 पे कट जाएंगे 2:16, अब फिर 2 पे कट जाएंगे 1:8, तो इनका रेशो क्या आ गया 1:8, या 1:8 आ गया, अच्छी बात है, चलो 1:8 इनका रेशो आ गया यानी प्रोपोर्शन आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमें रेशो दे दिया जाएगा, या हमें रेशो पता ही है वाटर कितना है, हमें दे दिया जाएगा कि हमारे पास 18 ग्राम है, तो उनका बताओ भी हाइड्रोजन कितनी होगी और ऑक्सीजन कितनी होगी। हमें रेशो पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टोटल रेशो कितनी होगी 9 ग्राम, 1 + 8, 18 ग्राम ऑफ हमें वाटर दे दिया, 18 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया, कितनी रेशो में है 9 रेशो में, 9 रेशो में 18 ग्राम ऑफ वाटर है, एक रेशो में 2 ग्राम ऑफ वाटर आ गया। हमें पता है हाइड्रोजन 1:8 है, यानी एक रेशो हाइड्रोजन का और 8 रेशो ऑक्सीजन का, एक रेशो में 2 ग्राम, यानी यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 × 8 16, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगर इन दोनों की रेशो देखें तो फिर 1:8 आ रही, यानी हमारा कंपाउंड और हमारा आंसर सही है। इसका मतलब रिगार्डलेस ऑफ मास, तो जितना मर्जी अमाउंट ले लो वाटर का, अगर वो प्योर है तो उनकी रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगी। एक और देख लेते हैं, अगर हम मान लो 9 ग्राम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, 9 ग्राम वाटर ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि उसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगा ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का, या हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन कम हो जाएगी, या हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन कम, यानी थ्रू आउट दी मतलब सैंपल उनकी कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगी। अब 9 ग्राम मान लो हमने वाटर ले लिया, तो टोटल रेशो 9 रेशो होती है, और 9 ग्राम का वाटर है, यानी एक रेशो में 1 ग्राम, हमें पता है हाइड्रोजन 1 रेशो में, तो यानी 9 ग्राम में 1 ग्राम तो
हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब चाहे हम कितना मर्जी वाटर ले लें या कितना इस कहीं से भी वाटर ले लें, उसकी रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगी। किसकी? एलिमेंट्स की। मान लो 9 किलो, 10 किलो, 12 किलो कुछ भी ले लिया, अगर हम उसकी रेशियो निकालने जाएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हमेशा 1:8 ही रहेगी। ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी, चाहे वाटर का कितना भी अमाउंट ले लो। कभी ये सोचते होंगे हम, अच्छा हमने थोड़ा वाटर थोड़ा सा लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं, यानी समुद्र में से लेते हैं, क्या पता ऑक्सीजन की रेशियो कम हो जाए और हाइड्रोजन की बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, चाहे वो समुद्र से ले लो, लेक से ले लो, रेन वाटर ले लो या नाले का पानी ले लो, रिगार्डलेस। मतलब एक कंडीशन है कि सैंपल हमेशा प्योर होना चाहिए, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। चाहे जितना भी अमाउंट ले लो वाटर का या किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर रेशो हमेशा सेम ही रहेगी। एक एग्जांपल और देखा है एनसीईआरटी में, अमोनिया का NH3, अमोनिया। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, इसकी जगह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये हम CO2 को मास लिख लेते हैं, या कार्बन या ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है मान लो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है हाँ भाई इतना अमाउंट लिया हमने, 44 ग्राम ले लिया कार्बन डाइ। सर भाई आप इतना ही क्यों ले रहे हो 44 ग्राम? ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, लेने को तो 45 भी ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन अलग अलग ना हो, इसलिए हम 44 ग्राम ले रहे हैं। कार्बन इसमें निकला 12 ग्राम, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा, और ऑक्सीजन निकला 32 ग्राम। इन दोनों की रेशो देखी, 3:8 आ गई। अगर हम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 3:8 हमें पता है 11 रेशो होगी। अमाउंट कितना देर का? 22 ग्राम, यानी एक रेशो में 2 ग्राम। 3 × 2 = 6 ग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और 2 8 × 16 यानी 16 ग्राम हमेशा ऑक्सीजन होगी। इन दोनों का रेशो देखेंगे फिर 3:8 ही आएगा। यानी इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो हमेशा सेम ही रहेगी, 3:8। चाहे वो गैस की ले लो या कहीं से दूर से ले आओ, चाहे जापान से ले आओ, चाहे अमेरिका से ले आओ, चाहे कहीं से ले आओ, हमेशा रेशो 3:8 ही रहेगी। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं।